दोस्तों 4 नवंबर साल 1979 ईरान की इतिहास में एक ऐसा सुनहरा दिन जिसने सुपर पावर अमेरिका के लिए एक काला अध्याय लिख दिया। इस दिन को अमेरिका आज तक नहीं भूला। इस दिन ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज के दिन इसको ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसने अमेरिका के नापाक इरादों को नाकाम बना दिया। यही वजह है कि ईरान और अमेरिका, जिनके दरमियान कभी खासे गहरे ताल्लुकात हुआ करते थे, दुश्मनी में बदल गए और तब से लेकर अब तक हमेशा यह दुश्मनी चरम पर रही, जिसका असर आज तक हमें जियोपॉलिटिक्स पर देखने को मिलता है। ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने न सिर्फ अमेरिका को धूल चटाने का काम किया, बल्कि इसने अरब वर्ल्ड में भी खासा इम्पैक्ट डाला। इराक से लेकर सऊदी अरब तक ईरान का कट्टर दुश्मन बन गया। आखिर क्या रीजन था इसके पीछे? ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? इससे क्या नताइज बरामद हुए? ईरान अमेरिका का सबसे खतरनाक दुश्मन कैसे बन गया? अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां आयद करके ईरानी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। इसके बावजूद ईरान तमाम चीजों को दांव में रखकर अमेरिका के अगेंस्ट क्यों खड़ा है? इसके पीछे वजह क्या है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ईरान का शुमार मिडिल ईस्ट के एक ऐसे देश में होता है जहां तेल और गैस समेत कई सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद इन रिसोर्सेज का फायदा कभी भी ईरान की आम जनता को हो नहीं पाया, क्योंकि ईरान के खजाने पर हमेशा से उन लुटेरों की नजरें टिकी रही जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझते थे। कभी यूनाइटेड किंगडम और यूएसएसआर तो कभी अमेरिका। इन तीनों ने गाहे बगाहे ईरान को लूटने और ईरानी रिसोर्सेज को हड़पने का काम किया, जिसके प्रति ईरान की आम जनता में काफी गुस्सा देखने को मिला। प्रोटेस्ट हुए, रिवॉल्यूशन हुआ, जिससे कई सारे भयानक नताइज बरामद हुए, जिसका असर आज तक हमें ईरानी अवाम के रोजमर्रा की जिंदगी पर देखने को मिलता है। दोस्तों, ईरान का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, लेकिन ज्यादा पीछे न जाते हुए हम 18वीं सदी से शुरू करते हैं, जब ईरान में काजार डायनेस्टी का रूल था। काजार डायनेस्टी के रूलर ईरान को रूल करते थे, लेकिन साथ ही साथ ईरान की हुकूमत में एक एक्स्ट्रा निजाम यह था कि ईरान के जो रिलीजन स्कॉलर्स हैं, मजहबी उलमा, इनको ईरान की गवर्नमेंट में खासा इन्फ्लुएंस हासिल था। राजा खुद से कोई भी फैसला नहीं ले पाता था जब तक वो मजहबी उलमाओं से पूछ न ले। कुल मिलाकर ईरान के मजहबी उलमाओं के पास भी खासी पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी। वजह इसकी यह थी कि ईरान की जो जनता थी वो उलमाओं की खूब इज्जत और कदर करती थी। जनता उलमाओं से वेल कनेक्टेड थी। जनता खुद चाहती थी कि ईरान के अंदर वही हो जो उलमा चाहे। दोस्तों, 18वीं सदी ईस्वी ये वो दौर था जब दुनिया की दो सुपर पावर यूनाइटेड किंगडम और यूएसएसआर दुनिया के मुख्तलिफ देशों में अपना दबदबा कायम कर लेती है, कहीं डायरेक्टली तो कहीं इनडायरेक्टली। मुख्तलिफ देशों में अपना कंट्रोल लेकर वहां के रिसोर्सेस को हड़पती है, वहां के दौलत को लूटती है। और ऐसा ही कुछ ईरान के साथ भी देखने को मिलता है। मई के महीने साल 1804 में यूएसएसआर ईरान पर हमला कर देता है और खामखा ईरान से एक ट्रीटी साइन करवाता है, ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान के नाम से, जिसके तहत यूएसएसआर ईरान को फुल्ली तौर पर गुलाम तो नहीं बनाता, लेकिन मिलिट्री से लेकर बेशतर तिजारती राइट्स को ईरान से छीन लिए जाते हैं यूएसएसआर द्वारा। इसके बाद 5 सितंबर साल 1848 का टाइम आता है जब नासिरुद्दीन शाह अपने वालिद मोहम्मद शाह की वफात के बाद ईरान के नए राजा बनते हैं। ये राजा बनते ही अपने कुछ ही साल बाद साल 1856 में ईरान से मुल्हक एक एरिया था हेरत नाम से, जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, लेकिन नासिरुद्दीन शाह इसको ईरान का हिस्सा मानता था, जिसकी वजह से नासिरुद्दीन शाह हेरत को कब्जाने के लिए हमला कर देता है। यहाँ ब्रिटिशर्स मौका में चौका मारते हैं, ईरान में काउंटर अटैक कर ये भी ईरान से एक ट्रीटी साइन करवा लेते हैं साल 1857 में, ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से। अब एक ट्रीटी तो पहले ही साइन करवाया जा चुका था यूएसएसआर द्वारा, ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान के नाम से। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होने से ईरान का जो बचा खुचा रिसोर्सेस था वो भी खत्म हो जाता है। यहाँ से ईरान सब कुछ गंवा देता है, सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स और यूएसएसआर के हाथ में चला जाता है। यूएसएसआर और ब्रिटिशर्स ईरान को मिल बांट के खाते हैं। इनके दरमियान कोई भी बैटल देखने को नहीं मिलती है ईरान को लेकर, क्योंकि दोनों पावरफुल थे, इसलिए दोनों इसमें समझदारी दिखाते हैं। अब ऐसा होने से ईरान की जो जनता थी, खास तौर पर ईरानी ताजिर, ईरान के जो छोटे मोटे कारोबारी थे, इनको इसका बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ता है, क्योंकि ईरानी रिसोर्सेज में सिर्फ यूएसएसआर और ब्रिटिश ताजिर काम कर रहे होते हैं। राजा ईरान की बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज यूएसएसआर और ब्रिटिशर्स को देने पर मजबूर हो जाता है, जिसकी वजह से आम जनता में राजा के खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिलता है। राजा के खिलाफ बातें होने लगती है कि राजा अंग्रेजों का गुलाम बन गया है। अब यहाँ पर जो मैंने शुरू में बताया था दोस्तों कि ईरान के जो मजहबी उलमा होते थे, रिलीजन स्कॉलर,
उनको ईरान की गवर्नमेंट में खासा इन्फ्लुएंस हासिल था, जनता का इनको सपोर्ट था। यहाँ पर उलमा एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। वो इस मसले में बीच में पड़ते हैं और राजा को प्रेशराइज करते हैं कि देखिए ये जो ईरान के अंदर चल रहा है, यूएसएसआर और ब्रिटिशर्स दोनों मिलकर ईरान को जिस तरीके से लूट रहा है, यहाँ के रिसोर्सेज पर कब्जा जमाकर यहाँ की दौलत को हड़प रहा है, ये ईरान की आम जनता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ईरान की आम जनता में भी शदीद गुस्सा और विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। इसका पॉजिटिव रिजल्ट सामने आता है, प्रेशर बनता है और ट्रीटी कैंसिल करी जाती है। लेकिन ऐसा होने से ईरान के अंदर उलमाओं का कद बहुत बढ़ जाता है और राजा की अहमियत बहुत कम हो जाती है। इसके बाद साल 1886 का वक्त आता है जब शाह मुजफ्फरुद्दीन अपने वालिद की वफात के बाद ईरान के राजा घोषित होते हैं। इसी टाइम ईरान के बारे में एक सुनहरी खबर ये सामने आती है कि ईरान के अंदर तेल निकलने के इम्कानात। जैसे ही यह खबर ब्रिटेन के एक माइनर विलियम डी आर्की के पास पहुंचती है, विलियम डी आर्की फौरन राजा मुजफ्फरुद्दीन के पास पहुंचता है और एक एग्रीमेंट साइन करता है। एग्रीमेंट में यह तय पाता है कि अगले 60 साल तक विलियम डी आर्की ईरान के अंदर तेल को ढूंढेगा। अगर तेल मिल गया तो उसे निकालने से लेकर बेचने तक के सारे इख्तियारात विलियम डी आर्की के पास होंगे, जिनमें से सिर्फ 16% प्रॉफिट ईरान को जाएगा, बाकी सब डी आर्की का। इसके बाद डी आर्की ब्रिटिशर्स की हिमायत से ईरान के अंदर एक कंपनी स्टैब्लिश करता है, एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के नाम से। तेल ढूंढा जाता है। काफी मेहनतों और कोशिशों के बाद साल 1908 में बहुत बड़ा तेल का भंडार मिल जाता है ईरान के अंदर। लेकिन इसका सारा प्रॉफिट ब्रिटिशर्स को जा रहा था। 16% ईरान को दे देते थे, बाकी सब ब्रिटिशर्स अपने पास रख लेते थे। हालांकि ये सब मुआहदे के तहत हो रहा था, लेकिन फिर भी ईरान की जनता को ये चीज गवारा नहीं थी। जनता बोलती है कि तेल हमारा है, तेल का भंडार ईरान में मिला है और सारा प्रॉफिट ब्रिटिशर्स ले जा रहे हैं, हमको उनमें से सिर्फ छोटा सा हिस्सा दे रहे हैं, हम ये होने नहीं देंगे। लोगों में काफी इश्तिहाल अंदेजी और राजा के खिलाफ गुस्सा देखने को मिलता है। इसकी चिंगारी और भड़कती है, जिसका असर ये देखने को मिलता है कि ईरान के हुकूमती निजाम तक में तब्दीलियां आयद कर दी जाती है। ईरान की हुकूमत में उलमाओं के इन्फ्लुएंस को कानूनी शक्ल दे दी जाती है। अब तक हुकूमत में उलमाओं का जो इन्फ्लुएंस था वो मशवरतन था, सिर्फ राय ली जाती थी, कोई भी हतमी मोहर या दस्तखत का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन यहाँ से उलमाओं के इन्फ्लुएंस को कानूनी शक्ल दे दी जाती है। लोगों के सामने इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक तजवीज पेश करी जाती है, जिसके तहत राजा की राजशाही तो चलती रहती है, लेकिन उलमा भी हुकूमत का हिस्सेदार बन जाता है। यहाँ से ईरान का कोई भी सरकारी फैसला उलमाओं की मर्जी और दस्तखत के बगैर पॉसिबल नहीं था। उलमाओं के इस ग्रुप को, जो राजा के साथ मिलकर ईरान को चला रही थी, इसको मजलिस का नाम दिया गया था। 16 जुलाई साल 1909 को राजा मुजफ्फरुद्दीन का इंतकाल हो जाता है और इसके बेटे मोहम्मद अली शाह ईरान के नए राजा बनते हैं। मोहम्मद अली शाह ये ईरान के अंदर मजलिस के कॉन्सेप्ट से बहुत खिलाफ था, इसलिए ये आते ही मजलिस को खत्म करना चाहते हैं। मोहम्मद अली शाह ब्रिटिशर्स और यूएसएसआर के पॉलिटिकल सपोर्ट और खुद की आर्मी की मदद से मजलिस पर हमला कर देता है। मजलिस के रहनुमाओं को जेल में बंद करवा देता है, कुछ को मरवा भी देता है। लेकिन राजा का यह दाव उल्टा पड़ जाता है। ऐसा होने से लोगों का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। ठीक 1 साल बाद मजलिस लोगों के सपोर्ट से खुद की एक फौज बना लेती है और राजा के लोगों पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से राजा जान बचाकर ईरान से भागने पर मजबूर हो जाता है। राजा मोहम्मद अली शाह के ईरान छोड़ने से ईरान का पूरा कंट्रोल फुल्ली तौर पर मजलिस के पास चला जाता है। लेकिन ईरानी रवायात के मुताबिक ईरान के अंदर राजा का होना जरूरी था, इसलिए मजलिस मोहम्मद अली शाह के कम उम्र बेटे 11 साल के बच्चे अहमद शाह को ईरान का राजा बना देती है। लेकिन सारे इख्तियारात मजलिस के पास होते हैं, राजा के पास कुछ भी नहीं होता। राजा सिर्फ नाम का रहता है। आप यूं समझ लें कि जिस तरह हमारे इंडिया में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का रोल होता है, सारे फैसले प्रधानमंत्री लेते हैं, बाद में राष्ट्रपति से दस्तखत करवाया जाता है। लेकिन आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया कोई भी फैसला जो दोनों पार्लियामेंट से पास हो चुका हो, बाद में राष्ट्रपति ने अपनी मर्जी थोपकर उसमें दस्तखत ना किया हो। हर हाल में राष्ट्रपति को दस्तखत करना ही पड़ता है। सेम कॉन्सेप्ट ईरान के अंदर भी हो चुका था। ईरान में सारे फैसले मजलिस लेती थी, बाद में राजा से मोहर मरवाया जाता था और हर हाल में राजा को मोहर मारना पड़ता था। अब ईरान में मजलिस के पावर में आने के बाद यूएसएसआर वर्ल्ड वॉर 1 में इंटरनल प्रेशर का शिकार होकर ईरान से तो निकल जाता है, लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं मानते हैं। वो ईरान में बने रहना चाहते हैं, ईरान के रिसोर्सेज से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। वजह इसकी ये थी कि ईरानी तेल का रेवेन्यू ब्रिटेन की मईशत का अहम हिस्सा बन चुका था। अगर ये ईरान को छोड़कर चले जाते तो उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता, जिन्हें ये झेल नहीं पाते। इसलिए वो ईरान में अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। इसके लिए वो ईरान को माली इमदाद और सिक्योरिटी से लेकर तमाम तर सहूलियात फराहम करते हैं, ताकि ईरान में उनका इन्फ्लुएंस बरकरार रहे। लेकिन ईरान के लोग इससे बिल्कुल खुश नहीं।
इसलिए मजलिस ब्रिटिशर्स से कहती है कि देखिए, हमें आपसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं है, हम अपने में खुश हैं, इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप हमारा देश छोड़कर चले जाएं। लेकिन ब्रिटिशर्स को अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए ईरान को छोड़कर जाना किसी की सूरत पॉसिबल नहीं था। इसलिए ब्रिटिशर्स ईरान के मिलिट्री हेड रजा खान पहलवी को अपने साथ मिलाकर ईरान के अंदर मिलिट्री को यानी तख्ता पलट करवा देते और ईरान के राजा अहमद शाह को एग्जाइल करके रजा खान खुद ईरान के राजा बन जाते और यहीं से ईरान के अंदर काजार डायनेस्टी का खात्मा होता है और पहलवी राज शुरू हो जाता है। ईरान में मिलिट्री को और रजा खान के राजा बनने से ईरान के अंदर मजलिस का जो कॉन्सेप्ट था वो फुल्ली तौर पर खत्म तो नहीं होता, लेकिन मजलिस के सारे इख्तियारात और पावर छीन लिए जाते हैं। सारे पावर्स रजा खान पहलवी की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। रजा खान जो वेस्टर्न कंट्रीज की शह पर ईरान में काम करता है, वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर ईरान को मॉडर्नाइज कर देता है। ईरान जो हमेशा से इस्लामिक कल्चरल मोरालिटी के साथ पहचाना जाता था, जिसको इस्लामी सकाफत, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन और हया और पाकदामनी का गढ़ समझा जाता था, वहां पर वेस्टर्न कल्चर को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है रजा खान पहलवी द्वारा। हिजाब पर पाबंदी, खुलेआम लड़कों का लड़कियों के साथ इख्तिलाफ, लड़कियों का स्कर्ट पहनना, ये सारी चीजें ईरान के अंदर देखने को मिलती है। पूरा ईरान यूरोप की रंगारंग तहजीब की रंगत में रंग जाता है। ईरान की इस्लामिक कल्चरल मोरालिटी वेस्टर्न कल्चरल मोरालिटी में चेंज हो जाती है। अब ईरान के अंदर तेल का जो गंदा खेल चल रहा था वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा, इसकी वजह से ईरान के लोगों में तो पहले से गुस्सा रहता ही है। अब ईरान को मॉडर्नाइज करने से इस्लाम से प्रभावित लोगों का गुस्सा और फूट पड़ता है राजा के खिलाफ, जिसकी वजह से राजा लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी से ईरान को मिल रहे इंटरेस्ट के परसेंटेज को बढ़वाकर 16 से 20% करवा देता है। लेकिन इससे भी मसला हल नहीं होता, इसका कोई भी पॉजिटिव असर लोगों पर नहीं देखने को मिलता। लोगों को तेल पर फुल्ली कंट्रोल चाहिए था। अब इन सब के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. जिसमें एक तरफ एक्सिस पावर यानी जर्मनी और उनका साथ देने वाले कंट्रीज होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलाइज ग्रुप यानी ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर और अमेरिका एक साथ होते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 2 में ईरान का जो रोल था वो शुरू में तो बहुत न्यूट्रल यानी गैर जानिबदाराना था, लेकिन बाद में ईरान जर्मनी से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है। ब्रिटेन को लगता था कि ईरान चूंकि हमारा दोस्त है, इसलिए ईरान जंग में भले ही डायरेक्ट ना कूदे, लेकिन वो जंग में हमारी मदद जरूर करेगा। जर्मनी पर हमला करने के लिए हमें अपनी जमीनों का इस्तेमाल करने जरूर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जिस हद तक भी हो, ईरान का झुकाव जर्मनी की तरफ ही रहता है। आपके माइंड में शायद ये चल रहा हो कि ईरान तो ब्रिटेन का दोस्त था, तो उन्होंने अलायंस पार्टीज को सपोर्ट करने के बजाय हिटलर से दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया? इसके पीछे रीजन है दोस्तों। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 में शुरुआती दिनों में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जंग में हिटलर और उसके साथ देने वालों की जीत होगी। ऐसे में ईरान का अलायंस पार्टीज को सपोर्ट करना अपने लिए खतरा मोल लेने जैसा था। इसलिए ईरान अलायंस को सपोर्ट करने के बजाय जर्मनी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, यहां तक कि दोनों देशों के दरमियान तेल तक की डील हो जाती है। अब ऐसा होने से ईरान का एक्सिस पावर को सपोर्ट करने से यूएसएसआर और ब्रिटेन काफी बौखला जाता है। ब्रिटिशर्स को अपनी ऑयल इंडस्ट्री खतरे में लगती है। बाकी ईरान जंग में अलाइज और एक्सिस दोनों के लिए काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी था। अलाइज कंट्रीज के लिए जंगी साजो सामान से लेकर खाने पीने तक के सामान ईरान से ही सप्लाई होते, इसलिए ईरान के अंदर जर्मन आर्मी का घुसना अलाइज पार्टीज के लिए जंग में हार का सबब बन सकता था। इसलिए ब्रिटेन और यूएसएसआर हर हाल में जर्मनी को ईरान से निकालना चाहते थे। लेकिन जर्मनी को ईरान से निकालना उतना आसान था नहीं। पहले बातचीत के जरिए ईरान को समझाया जाता है, जब बात नहीं बनती है तो मजबूरी में आकर ब्रिटेन और यूएसएसआर ईरान पर हमला कर देता है, जिसका ईरान पर बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। ईरान पर किए गए हमले की वजह से ईरान क्राइसिस का शिकार हो जाता है। बेरोजगारी, माल की कमी और भूखमरी जैसी हालत पैदा हो जाती है ईरान में। यहाँ तक कि ईरान के राजा रजा खान को अपनी गद्दी तक छोड़नी पड़ती है और उसके बेटे मोहम्मद शाह ईरान में गद्दी नशी होते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसएसआर, ब्रिटिशर्स और अमेरिका ने मिलकर ईरान में हमला किया था। अमेरिका शुरू में तो नहीं, लेकिन बाद में अमेरिका भी जंग में कूद गया था। तो जंग खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स और अमेरिका तो ईरान से निकल जाता है, अपनी सेनाओं को वापस बुला लेता है, लेकिन यूएसएसआर नहीं निकलता। यूएसएसआर ईरान में बने रहना चाहता है। अब ऐसे में सच बताऊं तो दोस्तों, ईरान के तेल पर अमेरिका के मुंह से भी पानी टपकने लगा था। अमेरिका भी नजरें टिकाए बैठा था, बस ये सही मौके का इंतजार कर रहा था। अमेरिका इस मौके को गनीमत जानता है। माशी बहरान से परेशान, बेहाल और बदहाल ईरान का अमेरिका सहारा बनता है। अमेरिका ईरान को हर तरह से मदद करता है और यूएसएसआर जो ईरान छोड़कर नहीं जा रहा था, यह केस लेकर अमेरिका यूनाइटेड नेशन के पास जाता है। यूएसएसआर पर यूनाइटेड नेशन का प्रेशर पड़ता है, यूएसएसआर ईरान छोड़कर चला जाता है। उधर अमेरिका ईरान को अपनी मदद जारी रखता है, ईरान को तमाम तर सहूलियात फराहम करता है।
ब्रिटिशर्स जिसकी ऑयल इंडस्ट्री ईरान के तेल पर काम कर रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 में इनकी हालत काफी पतली हो जाती है, जिसकी वजह से ये अमेरिका के जेर असर आ जाता है। उधर अमेरिका ईरान में अपनी मदद के जरिए ईरान के अंदर खासा इन्फ्लुएंस जमा चुका होता है, इसलिए ईरान के तेल पर अब अमेरिकन कंपनीज भी काम करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे अमेरिका अपना कदम बढ़ाता है और ईरान के तेल पर ज्यादा कंट्रोल अमेरिका हासिल कर लेता है। बल्कि यही नहीं, अमेरिका अपने एहसान के बदले और ताकत के बल पर ईरान के अंदरूनी मामलात और राजा के पॉलिसीज तक में मुदाखलत शुरू कर देता है। हालांकि अमेरिका और ईरान रिलेशनशिप पर मैंने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े, उसमें मोहम्मद शाह के दौर में ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे उसको काफी साजगार और ताबनाक बताया गया है। लेकिन गौर करने से पता चलता है दोस्तों कि ये ताल्लुकात जाती मफाद के बेसिस पे था। अमेरिका अपनी रोटी सेकने के चक्कर में था। ये एक ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप था, इसमें दोनों को फायदा था। अमेरिका ईरान के तेल से प्रॉफिट बनाना चाहता था और ईरान क्राइसिस के चलते अमेरिकी मदद को लेने पर मजबूर हो चुका था। लेकिन ईरान के अंदर तेल पर जो गंदा खेल चल रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज जिस तरीके से ईरान की आम जनता को ठग रही थी, इसके चलते ईरान की जनता का गुस्सा हमेशा सर पर सवार रहा। भारी मात्रा में प्रोटेस्ट देखने को मिले, जिसके चलते साल 1949 में ईरान में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी नाफिज किया गया। राजा के साथ साथ जनता की तरफ से चुने गए पीएम के कॉन्सेप्ट को भी ऐड किया गया। देश को राजशाही से डेमोक्रेसी की तरफ ले जाने पर बात चली, लेकिन शुरुआती दिनों में ईरान की गवर्नमेंट पर इसका कोई भी खासा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। राजा की राजशाही के सामने किसी के चल न सकी और राजा खुद को अमेरिकी मफादात के तहफ्फुज की पॉलिसीज पर अमल करते हुए खुद को अमेरिका की बाहों में झोंक चुका था। लेकिन साल 1951 में ईरान के अंदर हुए एक प्रोटेस्ट ने अमेरिका के इस गंदे खेल को पूरी तरह समाप्त कर दिया। साल 1951 में मजलिस के एक लीडर मोहम्मद मुसद्दिक ने लोगों को साथ लेकर ईरान के अंदर कई तरीके से प्रोटेस्ट किया राजा और अमेरिका के खिलाफ। मोहम्मद मुसद्दिक लोगों को साथ लेकर ईरान के अंदर एक नई क्रांति लाने की कसम खा चुका था। हालांकि इस बीच प्रोटेस्टर्स पर राजा की तरफ से काफी सख्तियां बरती गई, लेकिन मोहम्मद मुसद्दिक अपने मौकिफ पर टिका रहा, अपने एक्टिविटीज में और तेजी लाई। इन प्रोटेस्ट का ईरान के अंदर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि ठीक एक साल बाद साल 1952 में मोहम्मद मुसद्दिक लोगों के सपोर्ट से ईरान का पीएम बन गया और राजा के पावर को पीएम के कंपैरिजन में बहुत कम कर दिया गया। राजा पूरी तरह पीएम के सामने हेल्पलेस हो चुका था। मोहम्मद मुसद्दिक पीएम बनने के बाद सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि ईरान के ऑयल डिपार्टमेंट को नेशनलाइज कर दिया। ऑयल डिपार्टमेंट को नेशनलाइज करने का मतलब था कि ऑयल डिपार्टमेंट पर पूरा कंट्रोल, तेल निकालने से लेकर बेचने तक के सारे अख्तियारात अब ईरान के पास होंगे। अमेरिका और ब्रिटेन का इसमें कोई भी अमल दखल नहीं होगा। अब तेल के नेशनलाइजेशन से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों खूब भोगने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम ये नहीं होने देंगे। तेल का नेशनलाइजेशन साल 1888 में हुए एग्रीमेंट को तोड़ता है। लेकिन इनके भोंकने से मोहम्मद मुसद्दिक पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। मुसद्दिक बोला, मेरे नजर में उस एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं, वो एग्रीमेंट एक जाबेराना और गासिबाना तौर पर किया गया था। देश हमारा है, तेल हमारा है, इसलिए तेल पर सारे अख्तियार हमारे होंगे। मैं किसी एग्रीमेंट को नहीं मानता। अब ये चीज अमेरिका और ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि ईरान के तेल का रेवेन्यू अमेरिका और ब्रिटेन के जीडीपी का मेजर पार्ट बन चुका था। इसलिए अमेरिका इस मुसीबत से निकलने के लिए ईरान पर कई सारी पाबंदियां आयद कर देता है। सबसे पहले अमेरिका ईरान को जो मदद भेजता था वो बंद किया और साथ ही साथ अमेरिका अपने जेर असर ममालिक को ईरान से तेल खरीदने से लेकर ईरान के साथ सारे कारोबार को बंद करने का हुक्म जारी किया, ताकि ईरान परेशान होकर वापस से अमेरिकी मफादात की तहफ्फुज की पॉलिसीज पर लौट आए। लेकिन मोहम्मद मुसद्दिक अपने मौकिफ पर टिका रहा। हालांकि अमेरिका की तरफ से लगाए गए पाबंदियों की वजह से ईरान पर बहुत भारी असर पड़ा। ईरान में बेरोजगारी और भुखमरी से लेकर बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिले, लेकिन मोहम्मद मुसद्दिक हार मानने को तैयार नहीं था। इन्होंने शॉर्ट टर्म परेशानियों पर लॉन्ग टर्म आसानियों को फौकियत दी। मुसद्दिक जानता था कि अगर तेल पर हमारा फुल्ली कंट्रोल बना रहा तो एक न एक दिन हम जरूर खुशहाल होंगे और एक दिन हमारी गिनती दुनिया के टॉप देशों में होंगी। मुसद्दिक का अपने मौकिफ पर इस तरह जमे रहना अमेरिका और ब्रिटेन के लिए काफी सिरदर्द बन चुका था। अमेरिका हर हाल में ईरान के तेल पर कब्जा चाहता था, इसलिए उसने ईरान पर इतनी सारी पाबंदियां आयद की। लेकिन जब इससे भी कामयाबी ना मिली तो अमेरिका ने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया। साल 1953 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के साथ मिलकर ईरान के अंदर एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एजेक्स के नाम से। इस ऑपरेशन ने ईरान के अंदर मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता पलट दिया और एक सेकुलर लीडर मोहम्मद मुसद्दिक को ईरान की सत्ता से बेदखल करके एक मोनार्की, एक राजा मोहम्मद शाह को फिर से ईरान की सत्ता में इस्टेब्लिश किया गया और यहाँ से ईरान अमेरिका दुश्मनी की पहली नींव पड़ी। भले ही अमेरिका ये दावा कर रहा था कि हमने ये सब ईरान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी सियासी इस्तेहकाम को बेहतर बनाने के लिए किया है, लेकिन यह सब चापलूसाना बातें थी। अमेरिका का मकसद बिल्कुल उल्टा था, ईरान के तेल से प्रॉफिट बनाना, ईरान के रिसोर्सेस पर कब्जा जमाकर वहां की दौलत को लूटना।
मोहम्मद शाह ईरान की सत्ता में दोबारा से स्टेब्लिश होने के बाद सेकुलर लीडर मोहम्मद मुसद्दिक को हुकूमत से गद्दारी के इल्जाम में 3 साल के लिए कैद की सजा सुना देता है और 3 साल की मुद्दत खत्म होने के बाद हमेशा के लिए घर में नजरबंद कर दिया जाता है और साल 1967 में मोहम्मद मुसद्दिक का इंतकाल हो जाता है। मोहम्मद शाह के ईरान की सत्ता में दोबारा से वापस आने के बाद ईरान के अंदर फिर पुराना खेल शुरू हो जाता है। ईरान के तेल पर अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनीज काम करना शुरू कर देती है और मोहम्मद शाह पहलवी अमेरिका के वफादार के तौर पर अमेरिकी मफादात के तहफ्फुज़ की पॉलिसीज पर अमल करते हुए खुद को फिर से अमेरिका की बाहों में झोंक देता है। अमेरिका भी इस टाइम ईरान में अनलिमिटेड एड भेजना शुरू कर देता है क्योंकि अमेरिका ईरान के तेल से आला पैमाने पर रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा था। यहाँ तक कि अमेरिका ईरान के अरकान पार्लियामेंट के तकर्रुरी को भी कंट्रोल कर लेता है। यानी ईरान के अंदर पीएम के कॉन्सेप्ट को जो नया ऐड किया गया था तो पीएम बनने से लेकर पार्लियामेंट के तमाम मेंबर्स अमेरिका के मुताबिक ही चुने जाते थे और सब के सब अमेरिकी दबाव का शिकार होकर राजा की बातों को फॉलो करने पर मजबूर थे। लेकिन इन सब के चलते ईरान की जनता का गुस्सा फिर से भड़क उठा। ईरान की जनता अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू समझता था, अपनी दौलत की कदर करना जानता था, इसलिए ईरान की जनता को अमेरिकी एड नहीं बल्कि अपने तेल पर कंट्रोल चाहिए था। ईरान की जनता अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना चाहती थी, इसलिए ईरान में फिर से जगह जगह राजा और अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। ये भारी प्रोटेस्ट कई जगह दंगों में बदल जाता है। इन सब के चलते राजा लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए, अवाम का सपोर्ट हासिल करने के लिए एक चाल चलता है। साल 1963 में ईरान के राजा मोहम्मद शाह द्वारा ईरान के अंदर एक रिवोल्यूशन को इनिशिएट किया जाता है, व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से। राजा की तरफ से यह दावा किया जाता है कि व्हाइट रिवोल्यूशन ये हमारे समाज को बेहतर करेगा और अवाम को मजबूत बनाएगा। कहा गया कि राजा का यह समाज सुधार कार्यक्रम खास तौर पर उन तबकात को वीक करने के लिए बनाया गया था जो ट्रेडिशनल सिस्टम को सपोर्ट करते थे। इसमें कई सारे तथ्य थे, खेती बाड़ी में सुधार लाना, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं उनसे कुछ जमीनें लेकर गरीबों को देना, महिलाओं को वोटिंग का हक, जंगलों और चरागाहों का नेशनलाइजेशन, लिटरेसी कमीशन का गठन, इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के लिए प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर मंसूबे तैयार करना। राजा ने व्हाइट रिवोल्यूशन को मॉडर्निटी की तरफ एक ऐसा स्टेप बताया जो गरीब, मजदूर और कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। साल 1963 में व्हाइट रिवोल्यूशन को कानूनी शक्ल देने के लिए राजा एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह का मुतालबा करता है जिसमें 55,98,711 लोगों ने इसके हक में वोट किया, तो वही सिर्फ 4115 लोग इसके खिलाफ गए। अब इतने बड़े मजमे के सपोर्ट से राजा बहुत खुश हुआ। राजा को लगा कि ईरान के अंदर उनके खिलाफ जो गुस्से की एक आंधी चल पड़ी है, ये व्हाइट रिवोल्यूशन उस आंधी को थमाने का काम करेगा। तो फिर कैसे हुआ कि ये व्हाइट रिवोल्यूशन ने ही ईरान के अंदर इतने बड़े बड़े मसाइल पैदा किए जो बाद में राजा को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसमें आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का क्या रोल था? इंडिया के सूबा उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के एक छोटे से गांव किंतूर से ताल्लुक रखने वाला एक लड़का ईरान का सुप्रीम लीडर कैसे बन गया? ईरान राजशाही से डायरेक्ट इस्लामिक रिपब्लिक थियोक्रेटिक स्टेट कैसे बन गया? इसकी बात दोस्तों करते हैं अगले एपिसोड में, ईरान अमेरिका दुश्मनी के पार्ट 2 वाले वीडियो में। स्क्रिप्ट तैयार है दोस्तों, सिर्फ शूटिंग और एडिटिंग बाकी है, इसलिए ज्यादा दिनों तक आपको सस्पेंस में नहीं रखूंगा। आज की इस वीडियो में आपने बुनियादी वजूहात को जाना, असल रीजंस क्या था, कहां से हालात बिगड़ना शुरू हुए। थैंक यू।